नमस्कार मु केपी आपन को स्वागत करुछि। आज देशर एवं आम राज्यर बहुत बड़ चिंतार कारण होउछि कैंसर। कैंसर विषय बहुत गुड़े कथा जानापी आम समस्त को आवश्यक रही। दिनक दिन जदि देखुंत आम मैंने कैंसर रोगर निराकरण संख्या बढ़िबार लगी। ए कैंसर रोग संपर्क में आज आम कथा हवा फिट रहू ओडिशा रे। ओडिशा और भारत में बढ़ुची कैंसर रोगी संख्या ए विषय आज आम कथा आम सह अच्छा बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रो सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बी.एस. श्रीनाथ जे अच्छा मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शंकर कैंसर फाउंडेशन एवं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रो। चलूँ स्वागत करिया सर। नमस्कार। नमस्कार। तबे समस्त मन में गोटे प्रश्न रोचे कैंसर डिजीज बहुत बड़ा कारण। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैंसर जो है कितने तरह का कैंसर होता है और क्या क्या होता है? कैंसर सिर्फ एक बीमार नहीं है। कैंसर एक बड़ा नाम है। उसका अंदर कई तरीकों का कैंसर रहता है। हर ऑर्गन्स से ये जो कैंसर होता है, शरीर में एक एक अंगांग से जो कैंसर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। इसके वजह और खून से जो कैंसर होता है उसी में बहुत तरीके का कैंसर है। अच्छा। स्टमक में जो कैंसर है उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ है। लंग में भी वैसे ही है। तो ये कैंसर एक ही बीमार नहीं है और हर कैंसर एक ही नहीं होता है। उसका लक्षण अलग होता है। वो जैसे फैलता है, स्प्रेड होता है, उसका तरीका अलग होता है। अच्छा। और उसका इलाज भी अलग है, उसका आउटकम भी अलग है। मतलब कई कैंसर को आजकल पूरा क्यूर होने का संभव अच्छा है। कई कैंसर के बारे में हमें उतना जानकारी भी नहीं है और जो इलाज हम करते हैं उसमें पूरा गारंटी बोल नहीं सकता है कि ये हम ठीक कर सकता है। अच्छा। तो इसीलिए कैंसर एक ही बीमार नहीं है। ये कैंसरों बीमारियों का समूह को हम कैंसर बोलते हैं। सर बहुत बार हमने सुना है कि किसी को माउथ कैंसर हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, किसी को स्टोमक कैंसर हो गया, हेड में कुछ कैंसर हो रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि मुझे ये कैंसर है और मुझे ये कैंसर हो सकता है आगे चल के? आम तौर में ये कैंसर का डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल है। जी। जो हमारा शरीर में जो है एक सेल उसमें कैंसर होके बदल जाता है और जो सेल बदल जाता है वो जल्दी से मल्टीप्लाई होता है। उसके वजह से वो या गांठी बनता है या शरीर में स्प्रेड हो जाता है। जब तक वो काफ़ी बड़ा नहीं है हमें मालूम नहीं होता। जैसे समझ लीजिए माउथ में, जी, मुंह में या ब्रेस्ट में, जहाँ हमको चमड़े में जहाँ हमको दिखता है वहाँ डायग्नोसिस करना थोड़ा सा आसान है। अच्छा। जो बाहर तरह से रहता है, बाहर से दिखता है। अच्छा। और कई बीमारियों को थोड़ा टेस्ट भी है जिससे वजह से हम पकड़ सकता है बीमार को। लेकिन जो अंदर है, समझ लीजिए ब्रेन कैंसर या लंग कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब हम मालूम अर्ली स्टेजेस में मालूम नहीं होता है। इसीलिए हम बार बार उसके बारे में चेकअप करवाना, उसके बीमार के बारे में, कैंसर के बारे में पूरा जानकारी लेना, अवेयरनेस। अच्छा जी, अवेयरनेस की तो बात जब चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली कॉजेस क्या क्या रहता है। देखिए हम पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। पहले से ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया आने के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमें जानना और ये मानना भी चल गया है। तो फिर कॉजेस क्या रहता है? आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर हमारा जीवन शैली का वजह से आया है बीमार। अच्छा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ 50 साल पहले जब मैं MBBS शुरू कर रहा था जी, तब ये बीमार ज़्यादा नहीं था। हमारे टीचर्स ज़्यादा नहीं था या ज़्यादा पकड़ में नहीं आ रहा था? नहीं, ज़्यादा भी नहीं था। अच्छा। जो
हमारे टीचर्स हमको बोलते थे, वो कई वार्ड में मैं एक एडमिट किया हूँ, कल डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आज ही जाके देख लेना, कल सवेरे तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको इलाज नहीं है। अच्छा, तब इलाज नहीं थे। तब इलाज नहीं था, या ऑपरेशन था, और दूसरा कुछ इलाज तो है ही नहीं था। आई एम टॉकिंग ऑफ 1970s। ओके। अब तो बहुत सारा एडवांसेस हो चुका है। वैसे ही हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ है जी। एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ है जी। हमारा सर्वाइवल एज नाउ 67-68 ईयर्स है, पहले तो 47-46 था। अब 80 ईयर्स सर्वाइव करना लोग बुढ़ापे में बहुत कॉमन हो चुका है। हाँ, ये तो सही बात है। ये कैंसर मैक्सिमम आता है ओल्ड पीपल में, अच्छा। आफ्टर द एज ऑफ 50-55 ईयर्स। वैसे देखें तो इंडिया में इट इज़ मच अर्लियर दैन व्हाट इट इज़ इन द वेस्ट, और ये इंक्रीज बार बार इसके वजह से एक कारण सर्वाइवल ऑफ द पीपल फॉर लॉन्गर ईयर्स, उसके वजह से कैंसर आना है, वो एक कारण है। दूसरा कारण हमारा लाइफस्टाइल है। हम तंबाकू बहुत सेवन करते हैं। तंबाकू का विविध आकार में, विविध इसमें देखिए, नस, चूइंग टोबैको, पान मसाला, पाउडर और सिगरेट्स, बीड़ीज, चिरूट्स, आप एक नहीं है, नाना तरह का ये प्रोडक्ट्स है जो पीपल यूज़ करते हैं। और जो पहले उसके बारे में, तंबाकू के बारे में जो निषेध था मन में, फैमिलीज हाउसेस में कोई ऐसे शुरू किया तो सब लोग उसका ऊपर चढ़ते थे। आजकल वो एक्सेप्टेड नॉर्म हो चुका है। हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़का लड़कियों को पान मसाला स्टाइल स्टेटमेंट हो चुका है, पान मसाला खाते हैं। और ये पान मसाला खाने से वो बहुत सारे केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है जी, और उसके वजह से मुंह में सबम्यूकस फाइब्रोसिस करके एक तरीके का प्री कैंसरस कंडीशन आ जाता है। तो तंबाकू ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर्स इज बिकॉज ऑफ टोबैको। बिकॉज ऑफ टोबैको। टोबैको मैंने कहीं पढ़ा था। टोबैको के साथ वो आदमी अल्कोहल भी पीता है तो और भी बढ़ जाता है कैंसर आने का चांसेस। सर ये तो ठीक है, टोबैको हम जितना दूर जानते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं वो तो ज़्यादा टोबैको लेती नहीं है, फिर उनमें भी कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है, उनमें भी ओवरी कैंसर दिखा जाता है, तो बहुत सारा कैंसर उनमें भी पाया जाता है। नहीं देखिए, हमारे इंडिया में जी। सब कैंसर को आप देखें तो 50% ऑफ कैंसर्स आर टोबैको रिलेटेड, 45 to 50%। वो ऐसे ऑर्गन्स में होता है जहाँ टोबैको जाता है। अच्छा। मुंह, गला, हाँ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, जहाँ ये तंबाकू काम करता है वहाँ कैंसर आता है। ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर अलग है जी। वो किस वजह से आता है अभी तक तो पक्का मालूम नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ 8% हेरिडिटरी होता है, 7 to 8%। दूसरा सब हम ऐसे ही देखते हैं। और हिंदुस्तान में जो लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर आता है उसका क्रॉस सेक्शन बहुत यंग एज रहता है। हाँ, 40 साल से यंगर भी हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर का मरीज, विदेश में ऐसे नहीं देखेंगे। जी जी। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज। इसके ऊपर में रिसर्च चल रहा है, लेकिन बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, नॉट ओनली हियर, एवरीवेयर। एग्जैक्टली। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा क्योंकि एबे देखो तो गोटे कथा जो कथा टोबैको कथा सार कहले, जो आपण मैंने भल पाउथबा आपण को हीरो मानू को आपण मैंने देखुछथि टोबैको रो एड रे, एक्चुअली टोबैको रो एड करी कि से माने मालामाल होउछंती और जो माने खाउछंती से माने कंगाल होउछंती।
भाविबार समय अच्छी आज आम कथा होचंती डॉक्टर बी.एस. श्रीनाथ सहित आज कैंसर संपर्क में कथा होचंती जे भारत नुहे भारत बाहर भी आम भारतर ना को आग को नहीं पारिछंती एवं समस्तक पाखरे कैंसर संपर्क में अवेयर करने सब बड़े था आज आम सहित वेरी 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 वेल नोन भारतर चेहरा भारतर जहाँ को खोजा पड़े विभिन्न जगह जे अच्छी सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बी.एस. श्रीनाथ आम सहित अच्छी जे मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छी श्री शंकर कैंसर फाउंडेशन एवं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर आपको ये कैंसर में आना कैसे, ये धीरे धीरे आप कैंसर में कैसे घुस गए? आप बता रहे थे कि आप तब तो कैंसर के बारे में कुछ नहीं था, रिसर्च नहीं था, तो इस तरफ से? नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में गया था। वहाँ मैंने मेरा MS सर्जरी जनरल सर्जरी किया। वहाँ से मैं इंग्लैंड पहुँचा। इंग्लैंड में जो मैं काम किया वो इंस्टीट्यूट में कैंसर का स्पेशल इंटरेस्ट था। अच्छा। जो मैं प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था वो भी मैं FRCS करने के लिए जब गया था, वहाँ जो प्रोफेसर था वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट था, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में, स्किन कैंसर में, इंटेस्टाइनल कैंसर में उसका बहुत सारा एक्सपर्टीज था जी। उसी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। 3-4 साल काम करने के बाद वहाँ से इंडिया से एक मैसेज आया कि वो जो भी इंडियंस वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकता है, इधर काम है उन लोगों को। तो वो एडवर्टाइजमेंट देके मैं वापस आया और किद्वाई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए काम किया। वहाँ मैं जो इंग्लैंड में मेरे को कैंसर में इंटरेस्ट हुआ वो इंट्रोडक्शन उधर हुआ। अच्छा। वहाँ से मैं जब इंडिया में वापस आया तो यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत देख के बहुत बेजार हुआ, क्योंकि उन दिनों में जो इंग्लैंड में स्टैंडर्ड्स था और हमारे हिंदुस्तान में जो स्टैंडर्ड बहुत फ़र्क था। तभी हम शुरू कर रहे थे। हाँ, आजकल वो इक्वल है, वहाँ जो है यहाँ है, यहाँ जो है उधर वो उधर भी क्या है। बात है सर। तो इस कारण से उस वक्त में मेरे को कैंसर में इंटरेस्ट शुरू हुआ। बाद में एक के बाद एक जो मैंने काम किया वो सब कैंसर इंस्टीट्यूट्स में ही था, स्पेशलाइजेशन भी उसी में हुआ, तो ऐसे वजह से हुआ। सर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा में और भारत में बहुत कैंसर पेशेंट की संख्या धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और हमारे उड़ीसा में हम एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हमने पाया, बागची श्री शंकर हॉस्पिटल को। सो यहाँ पे आप हेड हैं, तो हमारे पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है अभी कैंसर पेशेंटों के लिए? हमारा हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, 750 बेड्स है और इसमें सारे फैसिलिटीज़ है अंडर वन रूफ। 12 ऑपरेशन थिएटर्स है, 12 ऑपरेशन थिएटर्स है, 60 डे केयर बेड्स है, ओके, 54 बेडेड पीडियाट्रिक कैंसर विंग है, 60 इंटेंसिव केयर बेड्स है, 10 बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेड्स है, और इसके साथ साथ OPD ब्लॉक अलग है, इनपेशेंट ब्लॉक अलग है। सबसे ज़्यादा जैसे हमने डिज़ाइन किया है हॉस्पिटल को, ये फ्यूचरिस्टिक प्लान से किया हुआ है। अच्छा। अब समझ लीजिए, अब जो 3000 लोग अंदर हॉस्पिटल में घूम रहा है, फिर भी क्योंकि 750 कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, उसके साथ अनदर 1500 अटेंडेंट्स रहते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस सब मिलके 2000 वो भी रहते हैं। हाँ जी। OPD वाले 1000 लोग रोज़ भी आएंगे जाएंगे। 5-6 हज़ार मरीज एक बार दिन में सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ रहेंगे। अच्छा। उसको चलने के लिए जगह चाहिए, बैठने के लिए जगह है, थकावट हुआ तो कुर्सी चाहिए। तो ये सब सोच के हम जो डिज़ाइन किया है हॉस्पिटल को, वो बहुत स्पेशियसली डिज़ाइन किया है। और दूसरा यह है, जो भी हमने यूज़ किया है लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और इस कारण से मेरे को ऐसे लगता है कि इस हॉस्पिटल में हम हर साल 20,000 से ज़्यादा न्यू कैंसर पेशेंट्स को हम यहाँ
ट्रीट कर सकते हैं। सर जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और सबको चिंता रहती है कि पैसे बहुत खर्चे होते हैं। आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इस सारे का सुविधा भी क्या बागची हॉस्पिटल से ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं गरीब मरीज़ों के बारे में सोचता हूँ। हाँ जी, ये अस्पताल फोकस्ड इज़ फॉर एवरीबडी, बट सिंस पेशेंट तो पेशेंट ही होते हैं, वो आवर्स इज अ कैंसर फाउंडेशन, जी, तो हमारा इंटरेस्ट गरीबों का भी ज़्यादा रहता है। ओडिशा में एक साफ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है जी, उसकी वजह से 70% ऑफ द पीपल आर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। BSKY ये सुविधा सबसे बड़ा सुविधा है जी, और ये जो स्कीम है वो भी बहुत अच्छा है। तो गरीब मरीज़ों के लिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम होता है कैंसर में वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास मरीज़ को होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज अर्ली स्टेजेस में हुआ तो 2 लाख 2 लाख में हो जाता है। ऐसे कई बीमार है जहाँ 20 लाख 30 लाख भी कम होता है। अच्छा, Even if a college professor who is earning 2.5 lakhs will not be able to, वो भी इसको पे करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी, इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अच्छा रहना चाहिए और सस्ता मतलब अफोर्डेबल रहना चाहिए, सबको देने के लिए होना चाहिए। रीजनेबल रेट्स ऐसे रखना है, उसके हिंदी में कैसे बोलना मालूम नहीं आता है, लेकिन ये दैट शुड बी रीजनेबल। वो पेशेंट किसी को भी उसका बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि नया नया दवाइयाँ आ रही हैं। वो दवाइयाँ हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ऐसे दूसरे अलग अलग नाम से बोलते हैं। वो दवाइयाँ नया हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, डॉक्टर लोगों को कई कैंसर वो देने से बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर लोगों को वो प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत इच्छा होता है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आएगा, साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी से कम रहता है। लेकिन 2 प्रॉब्लम उसमें है, एक बहुत पैसे का है, दूसरा कौन सा मरीज़ वो दवाई देने से क्यूर हो सकता है, कौन सा मरीज़ को उसका ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मालूम करना बहुत मुश्किल है। इतना साइंस एडवांस नहीं हुआ है। अच्छा, तो हम 100 मरीज़ को इम्यूनोथेरेपी दिया तो अबाउट 30% बेनिफिट होता है, दूसरा बेनिफिट नहीं भी हो सकता है। वो सब है आजकल, इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट अट्रैक्टिव है, बिकॉज देर आर सम क्यूर्स। महंगा है, प्रॉब्लमेटिक है, डॉक्टर्स को भी खुला प्रिस्क्राइब करने के लिए कई बार डर लगता है। अच्छा सर, जैसे कि कैंसर होने से हर किसी को एक डर लगा रहता है कि मैं अगर केमोथेरेपी लूँ तो मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरे नए बाल उगेंगे या नहीं उगेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ भी आप भी देखे होंगे सर, बहुत सारे पेशेंट आपके पास भी ऐसे आए होंगे जो ये सारे शंकाएं लेके आपके पास पहुंचे होंगे, सर मैं केमो नहीं लूँगा, मेरे बाल झड़ जाएंगे। सर ये हुआ होगा आपके जीवन में भी? बहुत सारा हुआ होगा। ये देखिए, कैंसर इलाज का टेम्पररी और परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है जी। ये सब हम इलाज करना ही पड़ता है, क्योंकि जान बचाना है, इसीलिए सबसे जिम्मेदारी है। यस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई मरना नहीं चाहता है। 90 ईयर ओल्ड मरीज़ को भी आप पूछ लीजिए कैंसर है, आप क्या कहेंगे? वो बोलेंगे, पहले वो बोलेंगे जाने दो, बाद में बोलेंगे नहीं नहीं मैं बचना चाहता हूँ। तो एवरीबडी वांट्स टू लिव, नोबडी वांट्स टू डाई, and it is the responsibility of every doctor and the health industry to take care and provide as far as possible cure for these patients. ये हमारा responsibility भी है, और इसके वजह से हम समझाते हैं उन लोगों को, आपका हेयर पूरा बाल झड़ जाएगा,
आपका नाखून काला हो सकता है, भूख कम हो सकता है, वेट लॉस थोड़ा हो सकता है, खून कम हो सकता है, लेकिन ये सब टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। 3-4 महीने में बाल वापस आएगा, नाखून फिर से सफेद हो जाएंगे। एवरीथिंग विल, सब वापस आएगा। और लाइफ भी ये एक तरीके का यज्ञ है, परीक्षा है। अच्छा, जो इसमें पार कर संभाल जाएंगे के पार जाएंगे वो और भी कॉन्फिडेंस होंगे। ज़िंदगी में जीना वैल्यू क्या है वो डॉक्टर को भी मालूम पड़ेगा, मरीज को भी मालूम एकदम। पड़ेगा। ଯେମିତି କି ଡକ୍ଟର ବିଏସ୍ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ। ଆମେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। सर क्या खाना चाहिए तब? अब तो सारे बता रहे हैं कि भेजल हो गया, भेजल हो गया, भेजल हो गया, तो खाए क्या आदमी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत हज़ारों साल से इंडियन डाइट सबसे बेहतरीन डाइट है। पर्टिकुलरली जो वेजिटेरियन डाइट हम खाते हैं जी, उसमें जो भी समग्र जो भी चाहिए वो सब उसमें है। इंडियन डाइट कई बार वो जो हम पहले से एडवाइस कर रहे हैं वो ऋषि मुनियों से भी आया है, वो डाइट कैंसर की अगेंस्ट है। अच्छा, लेकिन आजकल क्या हुआ है, बहुत अडल्ट्रेशन हुआ है, केमिकल कंटामिनेशन हुआ है, पेस्टिसाइड्स का कंटामिनेशन हुआ है फूड में, और प्रिजर्वेटिव्स, डेंजरस प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं खाना इसको, बहुत फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा दिन रखने के लिए, जल्दी उसको राइपन करने के लिए। ये सब आर्टिफिशियल मीन्स में जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे को वो लाइफ को डेंजर कर रहा है जी। It is a problem of our lifestyle and the way we are living. So the thing is, the best thing is to have simple food, homemade food, अच्छा, hot food, less of contaminants. सर आप तो that उड़ीसा में आके घुल मिल चुके हैं। हाँ। हमारे जो उड़िया हैं ये ज्यादातर पखाड़ खाते हैं। Yes. ये बात, इसके बारे में तो आपको पता ही है। ये बहुत सबसे अच्छा है, अच्छा, because it is basically made out of this one curds, so, yeah. rice curds and rice some curd. yes. It is a coolant. Okay. There is nothing wrong in it. It is good. That is the larger portion. See, one of the reasons why cancer can come is because of eating contaminated food. For example, आपको समझाता हूँ, कई तरीके का पिकल्स जो होता है, अच्छा, वो हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। कई बार उसका ऊपर वो फंगस ग्रो होता है सफ़ेद कलर का। हाँ, ये लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं और मिक्स फिर से करके पिकल करके वो फंगस जो है वहाँ से कई तरीके का पॉइजन्स लिबरेट होता है। इसको बोलते हैं एफ्लोटॉक्सिन्स। वो एफ्लोटॉक्सिन्स वो पिकल्स के अंदर मिक्स हो जाता है, हम उसको सर्व करते हैं, उसके वजह से लिवर कैंसर आने का संभव रहता है। ओह, अरे बाप रे। एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन स्टोरिंग मीट एंड फिश, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसके वजह से भी ये कैंसर आ सकता है। सबसे ज़्यादा मैंने अभी बोल दिया, टोबैको, अल्कोहल, इससे भी आता है। सो द थिंग इज रिलेशनशिप विथ डाइट और कैंसर का क्या संबंध है? बहुत सारा संबंध है, लेकिन we will have to go back to our old and traditional style of eating in limits, eating good food, eating fresh food, nutritious food, and habit of exercise and keeping fit. Okay. आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी करो, लेकिन फिट रहो। यस, प्राणायाम करो और ठीक टाइम पे सो जाओ, ठीक अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाओ,
तब एकदम फिट रहोगे। तो तब कीपिंग योर बॉडी माइंड, बिकॉज माइंड आजकल ये भी साबित हुआ है कि माइंड हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द क्यूर इन कैंसर। ओके, सो द थिंग इज फिट माइंड, गुड हेल्थ, इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी, मतलब कैंसर विरोध के लिए हमारे शरीर में ताकत बनाना, ये सब दिस आर द नॉर्मल लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ विच वी शुड, हम जिंदगी में हर रोज़ उसको इंक्लूड करना है लाइफस्टाइल में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो वेलनेस क्लिनिक ये सब हम बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो ये सब वो बहुत सब हम important बात अच्छी। कर रहे हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, ये सही बात है। आम कथा सब कथा हो किंतु ताको कामरे लगौनु, कामर लगेबार समय आसी, तेणु कामरे लगान्तु एवं निजे फिट रहन्तु। थैंक यू सर, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे सारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विजन लेके बागची श्री शंकर हॉस्पिटल उड़ीसा में है, उस विजन से हम खरे उतरे और सारे मरीज क्योर हो और आपके संख्या भी घटे ताकि मरीज कोई ना बने और हमेशा हर कोई फिट रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वही हमारा भगवान का ऊपर प्रेयर वही है। थैंक यू वेरी मच, Thank you थैंक very यू much. सबको। सो आज आम कैंसर किभली भावे न हो ता ऊपर चर्चा कले। जो कथा सर कहले कि आम फिट रहिबा पाई हेले मानसिक स्तर में मध्य फिट रहिबा दरकार। राति रे देरी पर्यंत मोबाइल रे खेलिबा, मोबाइल रे भितर रहिबा, एतरा माइंड मध्य बहुत डिस्टर्ब रहउची। भलो खांतु, भलो सुअंतु, आ फिट रहिबा पाई सब बेले चेष्टा करंतु। फिट रही थांतु आ देखुथांतु न्यूज़ 7 रे फिट रो ओडिशा। आज पाई नमस्कार।